प्रोडक्ट मैनेजर इंटरव्यू में प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी वाले सवाल होते हैं ना, वो अक्सर सबसे मुश्किल लगते हैं। और देखिए, बात भी सही है। एक पीएम किसी प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी बनाने में महीनों लगा देता है, पर इंटरव्यू में उम्मीद की जाती है कि ये सब 1 घंटे से भी कम में कर दिखाया जाएगा। तो आज हम इसी मुश्किल से निपटने के लिए एक बहुत ही सीधा और असरदार फ्रेमवर्क समझेंगे। अच्छा, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या गूगल को राइड शेयरिंग बिजनेस में आना चाहिए? ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो अच्छों को सोच में डाल देता है। अब इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना तो हो नहीं सकता, है ना? इसके पीछे तो एक गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और सच कहूं तो यही तो है सबसे बड़ी चुनौती। इंटरव्यूअर बस यही देखना चाहता है कि कोई महीनों के मुश्किल स्ट्रेटेजिक एनालिसिस को एक छोटी सी टू द पॉइंट बातचीत में कैसे समेट सकता है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इंटरव्यू लेने वाले असल में ये देख रहे होते हैं कि कोई अस्पष्टता को कैसे हैंडल करता है, जरूरी चीजों को प्रायोरिटाइज कैसे करता है और अपनी सलाह को कंपनी, कस्टमर, कंपटीशन और मार्केट की असलियत से जोड़कर कैसे पेश करता है। अब यहां देखिए, एक कमजोर और एक मजबूत जवाब में कितना फर्क है। सवाल है, व्हाट्सएप से पैसे कैसे कमाएंगे? कमजोर जवाब क्या होगा? बस एक जेनेरिक सा आइडिया दे दिया, जैसे कि प्रीमियम मॉडल ले आते हैं। लेकिन एक मजबूत जवाब, वो कंपनी की कोर वैल्यूज को समझता है। वो कहेगा, बिजनेस से कस्टमर इंटरैक्शन के लिए चार्ज करो, लेकिन पर्सनल मैसेजिंग को एड फ्री रखो। क्यों? ताकि यूजर का भरोसा बना रहे। मतलब बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि यूजर एक्सपीरियंस को बचाते हुए कमाने की है। अच्छा, ये जो सवाल होते हैं ना, इन्हें मोटे तौर पर हम 2 टाइप में बांट सकते हैं। पहला होता है स्ट्रेटेजिक प्लान, मतलब कंपनी को आगे क्या करना चाहिए, और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्या कंपनी को ये खास काम करना चाहिए। पर मजे की बात क्या है, दोनों का जवाब देने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, और वो तरीका है ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क। इसे एक जीपीएस की तरह समझा जा सकता है। कोई भी मुश्किल घुमावदार सवाल हो, ये जवाब तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाता है। तो ये है वो 3 कदम। पहला, सवाल पूछकर समझिए कि आखिर गोल क्या है और क्या कोई बंदिशें हैं। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज करें, और यही सबसे जरूरी हिस्सा है। और आखिर में उस एनालिसिस के आधार पर अपनी सलाह पेश करें। एनालिसिस वाले स्टेप में इन 4 चीजों पर खास ध्यान देना होता है। कंपनी खुद कहाँ खड़ी है, उसके कस्टमर्स कौन हैं और उनकी दिक्कतें क्या हैं, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, और कौन सी बड़ी मार्केट फोर्सेस हैं जो कंपनी पर असर डाल सकती हैं। इन चारों को समझे बिना कोई भी स्ट्रैटेजी आप मानिए अधूरी है। चलिए, अब इस फ्रेमवर्क को एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सवाल ये है, आप स्पॉटिफाई को कैसे बेहतर बनाएंगे। आइए इस पर अपना फ्रेमवर्क लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की क्या स्थिति है। स्पॉटिफाई का मिशन क्रिएटर्स और सुनने वालों को कनेक्ट करना है। अब क्योंकि स्पॉटिफाई खुद तो म्यूजिक ओन नहीं करता, तो उसकी स्ट्रैटेजी इस बात पर टिकी है कि वो म्यूजिक डिस्कवरी और पर्सनलाइजेशन में बेस्ट हो, ताकि लोग उससे जुड़े रहें। और ये लाइन स्पॉटिफाई के बिजनेस मॉडल की एक बहुत बड़ी कमजोरी को साफ साफ दिखाती है। सोचिए, हर बार जब कोई गाना बजता है, स्पॉटिफाई को रिकॉर्ड लेबल को पैसे देने पड़ते हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ज्यादा यूजर्स का ज्यादा सुनना मुनाफे की गारंटी नहीं है, बल्कि इससे तो लागत और बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कंपटीशन की। स्पॉटिफाई का सबसे बड़ा मुकाबला है एप्पल म्यूजिक से। एप्पल की ताकत है उसका इकोसिस्टम, जबकि स्पॉटिफाई की ताकत है उसका बेहतरीन रिकमेंडेशन इंजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि दोनों कहाँ मजबूत हैं और कहाँ कमजोर। और हाँ, मार्केट फोर्सेस को तो भूल ही नहीं सकते। रिकॉर्ड लेबल्स की पावर स्पॉटिफाई की कॉस्ट पर सीधा असर डालती है। यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म बदलना बहुत आसान है, और यूट्यूब म्यूजिक जैसे नए प्लेयर्स कभी भी मार्केट में आसानी से आ सकते हैं। ये सारी बातें स्पॉटिफाई की स्ट्रैटेजी को प्रभावित करती हैं। तो अब जब हमने ये पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो हम अपने फ्रेमवर्क के आखिरी स्टेप पर पहुंच गए हैं, एक मजबूत सलाह तैयार करना। यहीं पर हम अपने सारे विश्लेषण को एक साथ लाएंगे। तो एक ठोस सलाह ये हो सकती है, और ये सलाह सीधे सीधे हमारे एनालिसिस से निकल कर आई है। ये स्पॉटिफाई की कॉस्ट वाली प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है, क्रिएटर इकोनॉमी के ट्रेंड का भी फायदा उठाती है, और स्पॉटिफाई के मिशन से भी मेल खाती है। देखिए, एक बेहतरीन जवाब सिर्फ सलाह देकर खत्म नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े रिस्क और उन्हें कम करने के तरीकों पर भी बात करता है। जैसे, हाँ, क्रिएटर कंटेंट में इन्वेस्ट करना एक दाव है, लेकिन हम इसके असर को नाप सकते हैं।
या प्लेटफॉर्म पर खराब कंटेंट के रिस्क को एंगेजमेंट बेस्ड रिवॉर्ड से कम किया जा सकता है। यही सोच एक अच्छे जवाब को शानदार बना देती है। तो अब बात बिल्कुल साफ हो गई होगी। इस फ्रेमवर्क को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी सवाल का एक स्ट्रक्चर्ड और दमदार जवाब दिया जा सकता है। अब जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अपने पसंदीदा प्रोडक्ट के बारे में सोचिए और विचार कीजिए कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है। जरा इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके देखिए।